देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोगों ने सेट थ्योरी जो स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज पहला वाला स्टार्ट कर लिया था, दैट इज एक्सरसाइज 7A। उसमें हम लोगों ने 15 तक सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया था कि हम लोग को 16 से कंटिन्यू करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब n एक सेट है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अच्छा इसके बाद बोला है i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, i जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, देन क्या रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ये तीन और ये एक नन ऑफ दिस दे रखा है। तो पहले हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग यहाँ पर n लिखते हैं। किस चीज का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। और आई एक सेट है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब इसके लिए पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो हमें पता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब प्लस होगा, मतलब माइनस फिगर नहीं होगा। इंटीजर का मतलब पॉइंट में जो डेटा नहीं होता है, ठीक है। तो जो हम लोग का प्लस पॉजिटिव नंबर्स होगा, सॉरी पॉजिटिव नंबर इंटीजर होगा। अच्छा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी मतलब होता है, नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने होल नंबर ये सब देखा था, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने नेचुरल नंबर शायद आगे, हाँ ये देखो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स विथ इंफिनिटी। ये मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर का सेट जहां पर 1 से स्टार्ट होगा और जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है इसमें, ठीक है, जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे ये पता चलता है रिलेशन क्या हो गया, एन और आई बराबर है। इससे ये रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, एन और आई बराबर है, मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा इस केस में। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा इसमें बोल रहा है इफ आई इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ई इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आई क्या है, आई है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ई जो है, ई है सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पर रिलेशन पूछा है, ऐसा होने से कौन सा रिलेशन हो सकता है। आई इज अ सबसेट ऑफ ई, ये सबसेट का साइन होता है, आई इज अ सबसेट ऑफ ई, इज अ सबसेट ऑफ आई, ई इक्वल टू आई, या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा होगा। अच्छा इसके लिए हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसका कोई भी दो साइड इक्वल होगा, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तब वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा अब जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ऐसे, ठीक है। अब ये सपोज है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी सपोज 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इससे हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा अब हम लोग को ये देखना है कि इनमें रिलेशन क्या बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये पता है हमें। ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी हमें पता है। अब हमें ये देखना है क्या ये ट्रायंगल
क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है या फिर ऑपोजिटली देखो, गुड मॉर्निंग असीमा। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो यहाँ पर क्या हमें इस तरह से चेक करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल है, और आइसोसेलेस का मतलब जिसका कोई भी दो साइड इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल तो है, क्या ये आइसोसेलेस होगा? आइसोसेलेस का मतलब है कोई भी दो साइड बराबर हो, हाँ दो साइड तो बराबर है। हम लोग ये कंपेयर करें, जैसे ये नाम लिख देते ए बी सी, तो ए बी और बी सी बराबर है, या फिर ए सी बी सी बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। अब इस पे ऑपोजिटली चेक करेंगे क्या ये इक्विलैटरल बन सकता है। इक्विलैटरल का मतलब है तीनों साइड बराबर है, नहीं जरूरी नहीं है कि इक्विलैटरल हो, और यहाँ पर तो दिख ही रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन आता है कि अगर कोई ट्रायंगल खुद में इक्विलैटरल है तो वो आइसोसेलेस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड बराबर, तीनों साइड बराबर मतलब कोई भी दो साइड बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इससे ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि ऑल इक्विलैटरल triangles are isosceles but all isosceles are not equilateral। ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस इक्विलैटरल है तो वो आइसोसेलेस बनेगा, लेकिन अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो वो इक्विलैटरल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, इससे हमें देखना पड़ेगा कौन सा रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये है हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखो इक्विलैटरल भी है और इक्विलैटरल आइसोसेलेस भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग आइसोसेलेस का देखें तो ये सिर्फ आइसोसेलेस या इक्विलैटरल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे कि एनी टू साइड अगर होगा तो वो इक्विलैटरल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आइसोसेलेस इक्विलैटरल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि E इज अ सबसेट ऑफ I, ठीक है। मतलब ये जो ट्रायंगल है सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्यों देखो, क्योंकि हम लोग को सबसेट और सुपरसेट का क्या रिलेशन पता है, सुपरसेट वही होगा जैसे यहाँ पर ई सबसेट ऑफ आई, सुपरसेट वही होगा जिसमें एटलीस्ट ऐसा एक फीचर्स होगा जो कि हमारा ई में नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा ई मतलब सबसेट में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ई सबसेट ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। ई सबसेट ऑफ आई होगा तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा ई सबसेट ऑफ आई मतलब ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा, 17 का ऑप्शन बी होगा, 18 भी जस्ट ऐसा ही है। हम लोग कैसे, ये देखो ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन इस चीज को लिखे कैसे, हम लोग को पता है कि सबसेट और सुपरसेट में फर्क क्या है। सुपरसेट में ऐसा एक एलिमेंट या फिर ऐसा एक ऑब्जेक्ट बोलो या मेंबर बोलो होगा जो कि हमारे सबसेट में नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस है लेकिन इक्विलैटरल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और ये क्या है इक्विलैटरल भी है और आइसोसेलेस भी है, तो इसमें ऐसा एक फीचर्स है जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए ये ई जो है ये सबसेट हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा सबसेट, और ये जो आई है ये हो जाएगा सुपरसेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सेम इस तरह का ही है, यहाँ पर दूसरा चीज बता रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर आइसोसेलेस था, यहाँ पर है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, R is the set of isosceles right angle triangle और I is the set of isosceles triangle, set of isosceles triangle। अच्छा ये देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा कि जिसका दो साइड इक्वल हो तब तो वो आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल का मतलब जिसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों साइड मान लेते ये है 5 सेंटीमीटर ये भी है 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये इसीलिए आइसोसेलेस, और ये 90 डिग्री है इसीलिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा अब इसके बाद
इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है सेट ऑफ आइसोसिलिस ट्रायंगल। आइसोसिलिस का मतलब जिसका कोई भी दो साइड बराबर होगा उसे हम लोग बोलते हैं आइसोसिलिस, आइसोसिलिस ट्रायंगल। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, ये आइसोसिलिस ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे ये क्या है, ये है आइसोसिलिस राइट एंगल, ये क्या है आइसोसिलिस है, इसी हिसाब से बना है। अब इसमें क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, क्या ये आइसोसिलिस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्या ये आइसोसिलिस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं। ये आइसोसिलिस राइट एंगल ट्रायंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब इसका एक कोई भी आइसोसिलिस ट्रायंगल तभी आइसोसिलिस कहलाता है जब उसका कोई भी दो साइड बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें कोई 90 डिग्री का कंसेप्ट हो। लेकिन जो आइसोसिलिस राइट एंगल ट्रायंगल है वो तो खुद में ही आइसोसिलिस है, वो तो देखो नाम ही बता रहा है, आइसोसिलिस भी है प्लस राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इसका मतलब अगर कोई आइसोसिलिस राइट एंगल ट्रायंगल है वो तो आइसोसिलिस होगा ही होगा, लेकिन जो सिर्फ आइसोसिलिस ट्रायंगल है वो आइसोसिलिस राइट एंगल भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन ये आ रहा है कि ऑल आइसोसिलिस राइट एंगल triangle is isosceles triangle. All isosceles right angle triangle is isosceles triangle, but all isosceles are not isosceles right angle triangle. Right angle triangle, ठीक है, जरूरी नहीं ऐसा हो। अब इससे कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन हमें यहाँ पर ऐसे समझना पड़ेगा। अगेन देखो यहाँ पर, इसमें देखो, ये देखो, इसमें जैसे हम लोगों ने क्या किया था, सेम चीज देखो, यहाँ पर दोनों में हाथ था, यहाँ पर एक क्रॉस था, ठीक है, एक यहाँ पर क्रॉस था, मतलब ऐसे भी समझ सकते हो याद रखने के लिए। देखो आइसोसिलिस दोनों में फीचर्स था, ठीक है, आइसोसिलिस दोनों का फीचर्स था, और इक्विलैटरल में एक हाँ है एक ना है, ठीक है, मतलब ये फीचर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे ए एक सबसेट है 1 2 3, ठीक है, बी जो है उसमें है 1 2, तो कौन किसका सबसेट हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा, और बी कौन हो जाएगा, सुपर सेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पर आई जो है वो दोनों का ही फीचर्स है, ठीक है, मतलब आइसोसिलिस दोनों का ही फीचर्स है, लेकिन ई जो है वो सिर्फ एक का फीचर्स है, ठीक है, मतलब ई एक जगह हाँ है एक जगह ना है, मतलब कम है, ठीक है, कम है। तो यहाँ पर देखो कम जो सेट है, ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब हो जा रहा है हमारा, ई का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें देखो वैल्यूज कम है ना, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, तभी तो ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, ये इसको कंटेन कर लेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग जो राइट और क्रॉस है इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किसका सबसेट होगा कौन किसका सुपर सेट होगा। आई दोनों जगह पे राइट है, ई एक जगह पे क्रॉस है, इसका मतलब ई में कम वैल्यूज है, मतलब कम फीचर्स है, तो ई इज अ सबसेट ऑफ आई। सेम इसी तरह से देखो यहाँ पर राइट, देखो आई में दोनों जगह पे राइट है, बट आई आर में एक जगह पे क्रॉस है, इसका मतलब आई फीचर्स ज्यादा है, तो आई इज अ सुपर सेट हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो आर इज अ सबसेट ऑफ आई, ऐसे याद रख सकते हो, आर इज अ सबसेट ऑफ आई। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें इस तरह से समझने चाहिए। फीचर्स देख लो यहाँ पर, राइट कितना सारा है क्रॉस कितना सारा है, तो आई पे दोनों जगह पे ही राइट है, तो आई सुपर सेट होगा, ठीक है, मतलब आई फीचर्स दोनों जगह पे है, जैसे देखो 1 2 दोनों जगह पे है, लेकिन इसका मतलब ऐसा कोई वैल्यूज है जो कि बी में नहीं है। तब देखो अब सबसेट दोनों तरह से हो सकता है ना, ये तो मैंने पहले, ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा एक एलिमेंट है जो इसके सबसेट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। ये सिर्फ सबसेट ही नहीं है, प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पर भी वैसे ही बन रहा है। देखो आई का जो फीचर्स है वो दोनों में हाँ है, ठीक है, इसीलिए आई सुपर सेट हो गया। ई एक में हाँ है एक में ना है, तो ई में फीचर्स कम है तो ई सब सेट हो गया। ई वाला फीचर्स कम है, ठीक है, दोनों जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर आई आइसोसेलिस दोनों जगह पे एप्लीकेबल है, इसीलिए आई मेरा सबसेट सॉरी सुपर सेट होगा। और जो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी जिसको आर से डिनोट किया है, वो एक जगह पे हाँ हो रहा है एक जगह पे ना हो रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने बताया। इसका मतलब आई आर जो आर सेट से डिनोट हो रहा है वो सबसेट हो जाएगा। तो ये 18 वाला हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होगा, n
n into n plus 1 divided by 2 divided by 2 is n is a positive integer. ठीक है, n is a positive integer. तो इससे जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा ये पूछ रहा है. तो n का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 1, 2/2 मतलब 1. ऐसे करके अब n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है. इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू लेना है, कोई पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेना है. तो ये तो अनगिनत होगा, जितना तक हम लोग काउंट कर भी नहीं सकते, क्योंकि काउंट तो कहीं हमारे हिसाब से लिमिटेशन के हिसाब से स्टॉप होता है. नंबर तो बनता ही जाएगा ना, 100 के बाद 101 102 103 ऐसे करके जितना काउंट कर सकते हो. तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. अच्छा, फिर इसके बाद देखो 20, इफ ए इतना दिया हुआ है, बी बोल रहा है कि बी एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा. ठीक है, तो 20th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. a इक्वल टू 1 2 3 5 7, 1 a इक्वल टू 1 2 3 5 7, b इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x belongs to a, x belongs to a. ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा. तो a बता दिया है, b कैसा होगा, b होगा x स्क्वायर, लेकिन x का b जो है वो x के स्क्वायर का वैल्यू को कंटेन करेगा. लेकिन x क्या क्या है, x बोल रहा है x वही सारा नंबर है जो a में है. ठीक है, तो पहला हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1, दूसरा हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4, उसके बाद हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9, क्योंकि x में जो भी बिलोंग कर रहा है, 5 स्क्वायर यानी 25, 7 स्क्वायर यानी 49, ये बन गया. अच्छा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कौन सा कंडीशन, एन ऑफ दे रखा है, एन ऑफ मतलब कार्डिनल नंबर काउंट करना. तो एन ऑफ ए कितने सारे यहाँ पर एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ये एन ऑफ ए 5 हो जाएगा. एन ऑफ बी भी 5 ही हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 5 ही होगा ना, क्योंकि इसका तो सिर्फ स्क्वायर ही किया है. तो इससे हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी. ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं देख लो, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी. ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये स्मॉल में बी किया हुआ है, ये एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए लिखोगे तो भी करेक्ट होता है, लेकिन बी हमारा स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट थ्योरी में पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो हम लोग का जो सेट को डिनोट करने का तरीका होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होना चाहिए. इसीलिए ये वाला करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी हम लोग का टिक होना चाहिए. ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर. 21, ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होगा, पूछ रहा है कि ए यूनियन ए क्या होगा. तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा. ठीक है, ए यूनियन ए होगा, मतलब ऑप्शन है. ऐसा क्यों, कोई भी एक एग्जांपल अपने तसल्ली के लिए देख लो. ए का वैल्यू है 1 2, ठीक है, हमें क्या करना है, ए यूनियन ए करना है, मतलब 1,2 और 1,2 का यूनियन करना है. तो इसको मिला जुला के क्या लिखोगे 1 2, ठीक है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कॉमन डेटा को एक ही बार लिखना है, बाकी पूरे सेट में दो सेट का जो यूनियन हो रहा है पूरा लिखना है. 1 2 तो ए ही निकल के आया ना, तो ए यूनियन ए हो जाएगा. अच्छा, अब 22, ए इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए. अगेन हम लोग इसका हेल्प ले सकते हैं, ए और ए में अगर इंटरसेक्शन करवाएंगे तो 1,2 और 1,2 का इंटरसेक्शन. अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट को लेना, तो 1,2 ही आए ना, ये दोनों में कॉमन तो 1 2 ही है, मतलब ए इंटरसेक्शन ए भी मेरा ए ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी. ठीक है, 22 का ऑप्शन बी. अब 23 देखो, 23 इसमें क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट. इसको हम लोग कंप्लीमेंट को ऐसे भी डैश दिखा सकते हैं, सी लिख सकते हैं या फिर बार दिखा सकते हैं. इसका डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या बताया था, दोनों कंप्लीमेंट को दोनों सेट पे स्प्लिट कर दो, जैसे ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, मिडिल में क्या लिखेंगे, अगर यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा. इसका प्रूफ हुआ था, ये डी मॉर्गन्स ने किया था, इसलिए इसे डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है. तो 23 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये वाला. ठीक है, ये अलग अलग दोनों पे
कंप्लीमेंट होना चाहिए, तो ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दोनों अलग बात होता है। ये हो गया ए और बी सेट का कॉमन निकाल के फिर यूनिवर्स के साथ उसका डिफरेंस निकाल रहा है। ये हो गया ऑलरेडी यूनिवर्स के साथ ए का डिफरेंस, ऑलरेडी यूनिवर्स के साथ बी का डिफरेंस, फिर वो डिफरेंसेस का कॉमन पॉइंट निकालना। ठीक है, इस पे हम लोगों ने लास्ट दिन एग्जाम्पल भी किया, तो ये सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब 24 देखो क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन है, इसे यूनियन कर दो, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये दोनों ही तो था डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन बी हो गया। अब 25 देखते हैं, ए यूनियन ई इज इक्वल टू, अगर ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ए यूनियन ई इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ई जो है वो ए का सुपरसेट है, मतलब अगर सपोज ई में 1 2 3 है तो ए में 2 3 होगा। ठीक है, ये सुपरसेट सबसेट का रिलेशन हो गया। तो अगर हम लोग ए यूनियन ई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन ई करेंगे तो हमें 1 2 3 ही मिलेगा, मतलब सुपरसेट ही मिलेगा। ठीक है, तो ई मिल जाएगा। तो 25 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 का आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, 25 का बी हो गया। अच्छा, 25 के बाद 26 ए इंटरसेक्शन ई, अगर ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कितना होगा, अगर ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए, मतलब सेम एग्जांपल, तो ए और ई का इंटरसेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर देखो ई में मैंने लिया था 1 2 3, ठीक है, और यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ए में मैंने क्या लिया था 2 3, ठीक है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो सबसेट आएगा ना, अगर कॉमन पॉइंट लेना है तो सबसेट ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,3, यानी ई, सॉरी ए 2 3 क्या है, ए है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा, तो 26 का ए हो गया आंसर, ऑप्शन ए। 27 ई यूनियन ई इज इक्वल टू, अगर ई इज द सुपरसेट ऑफ ए, ई यूनियन ई, ठीक है, ई यूनियन ई कितना लिया है मैंने, ई लिया है मैंने 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिया है, 1 2 3 मतलब कोई भी सेट का उसके साथ यूनियन करेंगे तो वही ना मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, तो 27 का आंसर ए हो जाएगा। अगर हम लोग किसी भी सेट को उसके साथ यूनियन करेंगे, जैसे ए यूनियन ए था, चाहे कोई किसका सबसेट सुपर सेट हो, क्या फर्क पड़ता है, एक सेट को उसी के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो वही वाला वैल्यू जो है निकल के आएगा। फिर 28 ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा अलग है, ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, अगर ई इज द सुपरसेट ऑफ ए, सेम वही वाला कंसेप्ट, ई का वैल्यू मैंने जो लिया है वही लिख लेते हैं 1 2 3, और ए का वैल्यू लिख लेते हैं 2,3, ठीक है, 2,3 लिख लेते हैं। अच्छा, अब ई कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ई कंप्लीमेंट का मतलब ऐसा नंबर जो यूनिवर्स में है बट ई में नहीं है, तो मुझे एक यूनिवर्सल सेट लिखना चाहिए जब कंप्लीमेंट का बात हो रहा है, तो यूनिवर्सल को इससे डिनोट किया जाता है। सपोज यूनिवर्स में है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिख लिया, तो ई कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जो यूनिवर्स में है बट ई के पास नहीं है, वो क्या क्या है 4 और 5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए के साथ ई कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है, तो ए और ई कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, अगर हम लोग नहीं भी लिखते तो भी समझ में आता है। देखो बोल रहा है कि ई इज ए सुपरसेट ऑफ ए, ई सुपरसेट है ए का, तो इसका मतलब ई अगर सुपरसेट है, ई सुपरसेट है ए का, मतलब ई में जो भी एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट ए के पास है, या फिर ऐसे बोलो ए का सारा एलिमेंट ई के पास है। तो ई के पास जो एलिमेंट नहीं है यानी ई कंप्लीमेंट, उसके साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे, जैसे ये हो गया मेरा एस, ठीक है, एस हो गया, एस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट को, ए इसके अंदर है, किसके अंदर है, ई के अंदर ए है, क्यों अंदर है, क्योंकि ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो ई के अंदर ए है। अब ई के अंदर जो नहीं है वही ई कंप्लीमेंट है, ये बाहर वाला, ठीक है, ये ई है, ई के अंदर जो नहीं है वही ई कंप्लीमेंट है, तो ई कंप्लीमेंट जो है इसके साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो कैसे कुछ कॉमन आएगा, दिख भी रहा है कोई कॉमन नहीं आ सकता है, यहाँ पर नल हो जाएगा, है ना, तो 28 का आंसर हमारा 5 होगा, 5, ठीक है, नल सेट हो गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 28 का आंसर हो गया बी। अब 29 देखिए,
29 ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू, अब ए इंटरसेक्शन फाई करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कुछ भी हो, उसके साथ अगर फाई का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, ए में मान लो बहुत सारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 या ABCD कुछ भी सोचो, फाई का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई ही निकल के आएगा ना। जैसे देखो ए में मान लो कुछ भी है, लाइक ABCD है, ठीक है, ABCD, और जो फाई सेट है वो फाई मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जैसे इसके बाद ब्लैंक है तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट फाई ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 का आंसर फाई, यानी कि ऑप्शन सी। अब 30 देखो, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए इज अ सुपरसेट ऑफ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करना है जिसमें इज अ सुपरसेट ऑफ ए, मतलब सेम यही वाला कंसेप्ट देखो। अभी हमें ए कंप्लीमेंट के साथ ए यूनियन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट मतलब कौन सा एरिया होगा पता है, ए कंप्लीमेंट मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है, मतलब जो ए में नहीं है बट यूनिवर्स में है। तो अगर यही एग्जाम्पल से हम लोग देखें तो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, ये देखो 2 3 के अलावा 1 4 5, ठीक है, 1 4 5, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 2 3, ठीक है। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ए में जो है और ए में जो नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा मिला के ही तो यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स में जो नहीं है वही ए कंप्लीमेंट है। तो अगर हम लोग ए कंप्लीमेंट के साथ ए को ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा, एस निकल के आएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पर 30 का ऑप्शन दिया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, हाँ तब ई हो जाएगा, देखो आंसर ई हो सकता है एस के जगह, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट बोला नहीं था। क्यों ई हो सकता है बताते हैं, देखो ई का मतलब क्या है, 1 2 3 है, अब सिर्फ सुपर सेट वाला बोला था, यहाँ पर ना हम करके दिखा देते, देखो ऐसा क्यों होगा, हम लोग को सिर्फ सुपर सेट वाला रिलेशन बोला है। जैसे ई कंप्लीमेंट बोलेगा तभी हम लोग को क्या करना चाहिए, तभी हम लोग को जो क्या बोलते हैं उसे, जो यूनिवर्सल सेट है वो देखना चाहिए। जैसे देखो ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो ई अगर सुपर सेट है ए का, तो ई में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, ए में उससे कम ही होगा, मान लो ए में सिर्फ 1 है। अब ए कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, अब हम लोग अगर सबसे जो यूनिवर्सल सेट है उसका कंसेप्ट एक बार एलिमिनेट करते हैं, नहीं लेते, क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, बट आंसर में हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, अगर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो इसके हिसाब से ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो उसके सुपर सेट में है बट उसमें नहीं है, यानी 2, 3, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के साथ आंसर नहीं दिया। अब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3, मतलब क्या बन गया, ई बन गया। ये एक्चुअल आंसर यूनिवर्सल सेट ही होना चाहिए, बट ऑप्शन में यूनिवर्सल सेट का कोई चांसेस यहाँ रखा नहीं है। तो क्या ई हो सकता है, हाँ ई भी हो सकता है, मतलब हम लोग को बोल रहा है ए में क्या है और ए में क्या नहीं है, ए में जो है और ए में जो नहीं है, जो ए में नहीं है वो उसके सुपर सेट में, क्योंकि यहाँ पर ई वाला कंसेप्ट इसीलिए लगा रहे, इज अ सुपर सेट ऑफ ए बोला था इसी वजह से, ठीक है। तो सुपर सेट का अगर कंसेप्ट है तो ई अगर सुपर सेट है तो ई में ऐसा एक एलिमेंट जरूर होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर होगा जो कि उसके सबसेट में नहीं है, तो उसके कंप्लीमेंट और उसका अगर हम लोग टोटल यानी ऐड यानी कि यूनियन करेंगे तो ई ही निकल के आएगा। अच्छा अब देखो 31, इफ ई का वैल्यू बोल दिया है, द सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग 5 + x greater than 10 इज, ठीक है, बोल रहा है ई एक सबसेट है, सबसेट में क्या है, इज अ सेट, ई इज अ सेट, उसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख लेते हैं। ई एक सेट है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा इसके बाद सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग, ई का जो सबसेट है यहाँ पर लिखते हैं सबसेट ऑफ ई। अच्छा इसका एक नाम दे देते हैं, सपोज सबसेट ऑफ ई को हम लोगों ने ए मान लिया, ठीक है। अब ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, एक 5 + x greater than 10 होना चाहिए, 5 + x greater than 10 होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट हमारा कंटेन होगा। अब x क्या है, x यहाँ पर बोला नहीं है, लेकिन x ऐसा वैल्यू होगा जो कि ई में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई जो है ई का सबसेट बना रहे, तो ई का कोई ना कोई वैल्यू तो होगा जो इसमें आएगा, ठीक है। तो ई का वैल्यू इसमें आएगा, लेकिन कैसे बन रहा है ये सेट, 5 + x करके, तो x बिलोंग्स टू ई होगा,
तो 5 + 1 6, लेकिन ये 6 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 6 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो हटा दो, मत लिखो। अच्छा, फिर 2 + 5 7, ये भी नहीं होगा। 3 + 5 8, ये भी नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 10 नहीं है। 4 + 5 नहीं होगा। 5 + 5 ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 ग्रेटर देन 10 नहीं होता है। 6 हो जाएगा। 6 7 8 9, ये सारे नंबर अप्लाई हो जाएंगे क्योंकि 6 + 5 11 होता है, 7 + 5 12, 8 + 5 13, 9 + 5 14, ऑल ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब 5 से यहाँ पर 6 7 8 9 आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। 31 हो गया। अब 32। अच्छा, यहां पर बोल रहा है ए, ऐसा साइन दिया हुआ है। इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है a - b और b - a, अगर हम लोग कर रहे हैं उसका यूनियन, ठीक है, उसका यूनियन होता है। अब यहाँ पर बताया है a का वैल्यू, b का वैल्यू, तो a टू b क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा? a - b पहले निकालना पड़ेगा। तब तो ये वैल्यू निकल के आएगा। a - b का मतलब a में है 1 2 3 4, यहाँ पर लिखते हैं a में है 1 2 3 4, ठीक है, और b में है 3 5 7 3 5 7, ठीक है। अच्छा, अब माइनस करते हैं, तो जो सिमिलर होगा वो हट जाएगा। देखो जैसे 1 1 के साथ सिमिलर कुछ नहीं है, 1 रह जाएगा। 2 के साथ सिमिलर कुछ नहीं है, 2 रह जाएगा। 3 3 कैंसिल आउट, 4 के साथ सिमिलर कुछ नहीं है, रह जाएगा। तो क्योंकि हम लोग a - b कर रहे हैं तो इस तरह से चेक करेंगे। सिमिलरली जब b - a करेंगे, देखो डिफरेंस देखने से ही समझ जाओगे कैसे माइनस होता है। पहले b लिखो 3 5 7, ठीक है। अब माइनस करो 1 2 3 4। अच्छा, अब b - a कैसे होगा? 3 - 1, तो कुछ इसका सिमिलर नहीं है, मतलब 3, हाँ है, सॉरी, ये देखो 3 के साथ 3 सिमिलर है, भले ही यहाँ नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर डेटा को कैंसिल आउट कर देना है। तो 3 3 कैंसिल आउट, 5 ये रह जाएगा, ठीक है, 7 ये रह जाएगा। मतलब जिससे माइनस कर रहे हो उसके बेसिस पे हमें देखना है। जैसे देखो यहाँ पर मैच जो भी हुआ वो तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, जैसे कि देखो यहाँ पर 3 और 3 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन यहाँ 5 7 बच गया। क्या यहाँ पर वो मैंने लिखा? नहीं, क्योंकि हम लोग a - b कर रहे हैं, मतलब a के साथ b का कॉमन एलिमेंट को हमें हटा देना है, उसे बोला जाता है a - b, ठीक है। a के साथ हमें b का कॉमन एलिमेंट हटा देना है। मतलब अगर इसका ड्रॉ देखो तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। a सेट में क्या है? 1 2 3 4, ठीक है, और ये बन गया a सेट। b सेट में है 3 5 7, ये देखो b सेट में है 3, तो ये 3 इसमें भी है, 5 7, ये b सेट हो गया। अगर हमें पूछ रहा है a - b करो, तो हमारा क्या क्या आना चाहिए? ओनली a - b का मतलब क्या होता है पता है? ओनली a, चाहो तो ऐसे लिख लो एक बार, ओनली a, सिर्फ a में जो है वो लिखना है। सिर्फ a के पास ही है ऐसा, किसी और के पास है तो फिर a के पास नहीं दिखाएंगे। तो a के पास सिर्फ 1 है, 2 है, 4 है, जो किसी और के पास नहीं है। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 जो है वो b के पास भी है, तो ये देखो 1 2 4। सिमिलरली अगर b - a करना है, सिर्फ b का एलिमेंट दिखाओ, मतलब 5 7, ठीक है। b - a का मतलब ओनली b, ठीक है, ओनली b। अब इसको करने का तरीका देखो, मैंने आसान सा तरीका बताया, जो स्टार्टिंग में है उसके साथ कंपेयर करो, उससे कॉमन एलिमेंट अगर दूसरे वाले में है तो वो हटा के लिख दो, ठीक है। तो ये ओनली निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम लोग का आंसर कितना होगा? अच्छा, ये दोनों का अब यूनियन करना है, तो 1 2 4 5 7 ये हो जाएगा। 1 2 4 5 7 हम यूनियन करके ही लिख दिए। 1 2 4 5 7, इसका मतलब 1 2 4 5 7, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो सेट थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब इसके बाद आ रहा है, सेट थ्योरी से ही रिलेटेड चीज है सारे। अब आ रहा है प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है? देखो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन करना। अगर हम लोग सेट को, दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, टू एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर किसे बोलते हैं पहले हम लिख के दिखाते हैं, कि प्रोडक्ट सेट क्या होता है, फिर ऑर्डर्ड पेयर भी बता देंगे। सपोज इसमें है 2 5, ठीक है, और बी सेट में है सपोज 1 7। अगर हम लोग सेट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो
प्रोडक्ट मतलब सेट थ्योरी में मल्टीप्लीकेशन का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तभी ये पॉसिबल है। देखो यहाँ पर नॉन एम्प्टी लैंग्वेज इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट बिना कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना। अगर एम्प्टी सेट होगा तो फिर किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें, नहीं होगा ना। अब कैसे करना है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 7। कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होगा, पहले 2 1, ठीक है, जैसे लिख रहे वैसे, पहला 2 और इसके बाद यहां पर पहला, फिर कॉमा, फिर 2 7, फिर 5 1, उसके बाद 5 7, ऐसे करके लिखना चाहिए। अब डेफिनेशन देखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर कैसे होना चाहिए, ए कॉमा बी होना चाहिए, ठीक है। अब ये ए जो है ये बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और ये जो बी है ये बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, ठीक है। ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन उल्टा चला गया, ऐसे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या हमेशा ए बी लिखा हुआ रहेगा, नहीं, ये तो जनरल फॉर्म बता रहे हैं कि जो पहला डिजिट होगा वो ए से ही बिलोंग करना चाहिए, दूसरा वाला डिजिट नहीं, मेंबर जो होगा या एलिमेंट होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करने चाहिए। अगर ए बी नाम लिखा हुआ है तो इसी हिसाब से लिख दिया। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ठीक है, ऑर्डर पे पेयर, पेयर मतलब दो चीज, ठीक है, दो लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है बी भी लिखा हुआ है, तो पहला ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब बोल रहा है देखो, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी टू बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। और इसी चीज को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पर लिख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है, ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। और यहां पर देखो ये क्या है, ए कॉमा बी फॉर्मेट में रहना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये कैसे रहता है, ऑर्डर्ड पेयर में, पेयर मतलब क्योंकि दो डेटा एक साथ है, दो एलिमेंट एक साथ है, ऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, पहला ए दूसरा बी, और पहला जो ए है वो बिलोंग्स टू पहला सेट कैपिटल ए और बी जो है बिलोंग्स टू सेकेंड सेट कैपिटल बी। अब ये ए बी की जगह पी क्यू भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखा हुआ रहेगा, लेकिन पैटर्न ये है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो इसको अगर जिस्ट करोगे तो ये हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमेशा कैसा होना चाहिए, ए क्रॉस बी ऐसा होना चाहिए, ए कॉमा पी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये रूल्स को यहाँ पर डिफाइन किया है, देखो मैंने भी यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। हो गया, ये हम लोगों ने सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट करके दिखाया भी है, ये देख लो, 1 2 3 4 5, तो 1 4 फिर 1 5, ठीक है, पहला वाला पूरा खत्म करो, फिर 2 4 2 5, ये देखो 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5, इस तरह से ही करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर से ए क्रॉस बी कुछ दिखा रहा है, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, इससे हमें ए बी फाइंड आउट करने बोला है। चलो देखो कैसे ए बी फाइंड आउट करेंगे। हम लोग को पता है कि हम ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा बिलोंग टू ए होता है, तो ये भी ए का होगा, ये भी ए का होगा, ये भी ए का होगा, है ना। तो ए का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, ए में आएगा 3, 3 तो दो बार लिख के क्या फायदा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है रिपीटेशन सेट थ्योरी में कोई मायने नहीं रखता है, तो 3 और 5 हो गया क्योंकि 3 3 5 5 है। अब बी क्या बनेगा, बी मतलब ये वाला 2 4 2 4, यानी 2,4 लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था, ये देखो कैलकुलेट हो गया 3 5 और 2 4, कितना आसान है, ठीक है। इससे हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें कोई क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग इससे ए भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये वाला, यहाँ से हम लोग कैसे बोलेंगे, ए क्या है, ए का मतलब पहला जितना भी एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट 2 2 को रिपीट ना करे 5 हो जाएगा, बी बी में क्या हो जाएगा 1 और 7, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो 2 5 और 1 7 से ही हम लोगों ने इसे किया था। अच्छा, अब देखो क्लियरली ए इज द सेट, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, पी लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, हमें पी क्यू कैलकुलेट करने बोला है, तो पी क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 3 1 5, ये देखो 1 3 1 5, 3 3 3 5, 3 3 3 5, 6 3 6 5, तो ये देखो 6 3 6 5, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, अब देखो, अच्छा ये वाला ना हम लिख के बताते, ये हमें थोड़ा सा इसमें एक फीचर समझना है, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोला है,
यहाँ पर बोल रहा है P इक्वल टू 136, Q इक्वल टू 35, ठीक है, Q इक्वल टू 35। अब हम लोग करेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। 13, 15, 33, 35, 63, 65, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज प्रूव करके बताया है, बोल रहा है कि एन ऑफ पी क्रॉस क्यू, ठीक है। तो एन ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना होगा, इसमें कितने सारे एलिमेंट है, कैसे काउंट करेंगे, ये पूरा एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एन ऑफ पी क्रॉस क्यू हो गया 6। अब एन ऑफ पी देखो, एन ऑफ पी है 3 और एन ऑफ क्यू है 2, ठीक है। अब हमें एक रूल्स ये बोल रहा है कि एन ऑफ पी क्रॉस क्यू, एन ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू एन ऑफ P इंटू एन ऑफ Q होगा। देखो, जो कि प्रूफ भी हुआ। ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 ही आ जाएगा। एन ऑफ P इंटू एन ऑफ Q अगर करते हैं तो ये हम लोग को 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है एंड ऑर्डर्ड पेयर 3,5 एंड 5,3 आर नॉट इक्वल। बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर 3,5 और 5,3 इक्वल बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3,5 का मतलब क्या है, ये देखो, 3,5 एंड 5,3 इज नॉट इक्वल ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, इज नॉट इक्वल इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? 3 बिलोंग्स टू पहला वाला सेट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पी ले लेते हैं, सेट का नाम पी था, और 5,3 मतलब फिर 5 बिलोंग्स टू पी हो जाएगा। लेकिन पी में 5 बिलोंग कहाँ कर रहा है, 5 तो क्यू में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पहला नंबर हमेशा पहले सेट को डिनोट करता है। ए बी पेयर में पहला पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को डिनोट करता है। इसीलिए 3,5 5,3 ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है वो एक्चुअली पी में नहीं है, वो एक्चुअली क्यू में है, तो फिर वो पीछे लिखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए ऐसे बोला गया है कि पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी होता है, ठीक है। ये प्रूफ भी हो जाएगा। पी क्रॉस क्यू तो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है, क्यू क्रॉस पी करके देख लो, क्यू क्रॉस पी, इसमें क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू है 3,5, मतलब ऐसे लिख लेते हैं पहले 3,5 और पी का है 136, ठीक है, पी का है 136। चेक कर लेते हैं, देखो क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसको लिखते हैं 3,1 3,3 3,6 और 5,1 5,3 5,6, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या आया, 3,1 3,3 3,6 5,1 यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं आया, आ सकता है ऐसा। ये देखो 3,3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 6,3 है, 3,6 नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 6,3 और 3,6 एक ही बात है, क्योंकि अभी मैंने बताया 3,5 लिखने से ये हमें समझना चाहिए कि ये 3 जो है ये पहले वाले सेट को बता रहे हैं, तो 5 भी पहले वाले सेट को बताना चाहिए, जबकि 5 दूसरे वाले सेट को बता रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो एन ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू, ये एक हमें मिला, P क्रॉस Q इक्वल टू एन ऑफ P इंटू Q होगा। लेकिन एन ऑफ P, सॉरी, सिर्फ P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ये एक नहीं होगा, ठीक है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज कर देने से वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन एन ऑफ अगर करोगे, जैसे देखो एन ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू एन ऑफ क्यू क्रॉस पी होगा, मतलब कार्डिनल नंबर से बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि पी क्रॉस क्यू में कितने पेयर्स बने थे, 6, यहाँ पर भी 6 पेयर्स बन रहे हैं, तो ये भी 6 पेयर्स, ये भी 6 पेयर्स, ये ठीक है। मतलब कार्डिनल नंबर से देखो तो पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी एक हो सकता है, मतलब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज का देखें, इसके अंदर इंडिविजुअली वैल्यूज का चेक करें, तो पेयर्स बराबर नहीं होने के कारण पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो 3,1 का मतलब है और यहाँ पर 1,3 का मतलब एक नहीं है। यहाँ पर 1,3 का मतलब 1 बिलोंग्स टू पी, 3 बिलोंग्स टू क्यू, और यहाँ पर 3,1 का मतलब 3 बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू क्यू, ऐसा हो जाता है। इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो ये देखो, ये पॉइंट हमें समझना है।
दो सेट का अगर हम लोग रिवर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं वो सेम नहीं होगा, लेकिन उसी सेट का अगर हम लोग कार्डिनल नंबर देखते हैं तो वो सेम होगा, ठीक है। और एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैप पॉइंटिंग, सॉरी ये ग्राफ पॉइंटिंग दिखाया है, ये ऐसा आएगा नहीं तुम लोग का पॉइंट आउट करने के लिए, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। यहाँ पर 1 से 6 तक लिखा गया है, यहाँ पर 1 से 5 तक, ठीक है। यहाँ प्लॉट कैसे किया गया है, जैसे यहाँ पर देखो 1 3 पॉइंट को प्लॉट किया गया है, तो 1 ये हो गया 1, ठीक है, एक्स के हिसाब से, और 3 ये, ठीक है, तो यहाँ पर प्लॉट होगा 3 1 3, फिर 3 3, मतलब दोनों ही 3, तो एक यहाँ पर और ये वहां पर, तो इसका कॉमन पॉइंट ये वाला, तो ये प्लॉटिंग बता रहा है कि कैसे करके हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। इसका हमारा एग्जाम पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ग्राफ में जैसे नॉर्मल प्लॉट होता है वैसे ही प्लॉट होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में चलते हैं, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, पहले रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे देखो ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3, बी एक सेट है जिसमें है 4 5, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन में वो बोला गया है कि रिलेशन का डेफिनेशन जो है उसके लिए ये हमें करना पड़ेगा। हम दिखा देते एक बार, कि पहले लिख लेते, समझ में आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी अभी अभी हम लोगों ने सीखा, 1 4 1 5 2 4 2 5 ऑर्डर्ड पेयर में लिखते जाना है, 3 4 3 5, ठीक है। अब हम लोग ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा गया है इससे सबसेट बनाएंगे, ठीक है, इसका सबसेट बनाएंगे। जैसे हम एक सबसेट लेते हैं R1, तो सबसेट क्या होगा, सपोज अगर R1 में है 1 5 और 2 4, ठीक है, तो R1 इज द सबसेट ऑफ, R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं R2, इसमें लिखते हैं 1 4 और 3 5, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्यों सबसेट, क्यों, क्योंकि ये जो सेट बना हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इसका एलिमेंट, ये सारा एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है, R2 का सारा एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है। इसको हम लोग कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसके साथ साथ इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, R1 सच दैट A बिलोंग्स टू B। R1 कैसे बना है, A टू B, ठीक है, A टू B में, A टू B का मतलब A क्रॉस B जो हो रहा है उससे R1 बना हुआ है, A क्रॉस B का पार्ट है R1, और ऐसे लिख सकते हैं R2 सच दैट A टू B, ठीक है। रिलेशन कैसे बना है, A टू B। अब रिलेशन, ये रिलेशन के लिए बोला गया, रिलेशन 1 belongs to A to B, relation 1 is such that A to B, relation 2 is such that A to B। अब रिलेशन कैसे होगा, रिलेशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, फिर उससे कोई सबसेट बनाते हैं, तो उस सबसेट को हम लोग इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का रिलेशन बोलेंगे। ये देखो, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एक्स डॉट वाई, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, ये देखो ये क्या है, ये सबसेट है, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एक्स इंटू वाई, यहां पर मैंने ए बी लिखा है। आगे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, सेट टू डिफाइन रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, उससे रिलेशन बोला था एक्स टू वाई, ये देखो रिलेशन सच दैट ए टू बी, ठीक है, एक्स वाई की जगह ए और बी लिखा है। एंड एनी रिलेशन from x to y in which no two different ordered pair have the same first element is called function। तो फंक्शन बताएंगे, पहले रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन का मतलब है कोई भी दो सेट का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं फिर उसका सबसेट बनाते हैं उससे, ठीक है, तो वो जितने सारे सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट इसके रिलेशन होंगे, ठीक है, इसके रिलेशन में होंगे। और इसको कैसे बोलेंगे, ये तो मैंने पहले बताया कि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। पहले तो दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, और रिलेशन को R से डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने R1 R2 ऐसे लिखा है, R3 भी लिख सकते हैं, R4, जितना सारा सबसेट बनाएंगे R से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हर जगह पे R क्यों लिखे, इसलिए मैंने R1 R2 ऐसे लिख दिया। और A क्रॉस B जो है ये हम लोग का क्या है, A क्रॉस B इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका सबसेट होगा तो रिलेशन होगा, रीड कैसे करना है, R1 इज अ रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी, R2 इज द रिलेशन सच दैट ए टू बी, सच दैट बोलो इसे, ठीक है, फ्रॉम नहीं, सच दैट ए टू बी मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये यही बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ साथ फंक्शन भी, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए का वैल्यू सपोज 147, बी का वैल्यू 26, ए क्रॉस बी 1 2 1 6 4 2 4 6 7 2 7 6, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक रिलेशन लिखते हैं आर, ठीक है, अब वो मैंने कैसे पेयर लिखा है, सपोज मैंने ऐसे लिखा 1 2 1 6 और 4 6, ठीक है। अच्छा, क्या ये रिलेशन है ए क्रॉस बी का? हाँ रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन ऐसा होना चाहिए सच दैट ए टू बी, ठीक है, ए टू बी मतलब ए क्रॉस बी, ए आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा तो आर इन ए रिलेशन विथ ए टू बी, ठीक है। तो क्या ये आर जो हम लोगों ने लिखा है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है? बिल्कुल ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, मैंने यहां से ही यहाँ को लिखा है, तो ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन है। लेकिन क्या ये फंक्शन है, ये पता करना है। ये रिलेशन है बट क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन ये नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? फंक्शन का रूल्स ये है कि रिलेशन में पहले रिलेशन होना चाहिए, x to y in which no two different ordered pair have the same first element is called function। तो रिलेशन ही फंक्शन होता है। पहला बात है फंक्शन होने के लिए रिलेशन होना पड़ेगा। अगर रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन में बोल रहा है ऑर्डर्ड पेयर में जो भी सबसेट लिखे जाएंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 रिपीटेड, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए या मैच नहीं होना चाहिए, रिपीटेड और मैच्ड जो भी बोलो, ठीक है, रिपीट या मैच नहीं होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट या मैच नहीं होना चाहिए। एज फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 रिपीटेड और मैच, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन बट रिलेशन, ठीक है। बट रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट मैच हुआ है, ठीक है। ये हम R1 कर देते, ऐसा और एक लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं R2 में मैंने लिख दिया, यहाँ से ही सबसेट ले लेते, एक मैंने 1 2 लिखा, 4 2 लिख दिया, अच्छा, और 4 6 लिख दिया, ठीक है। 1 2 लिया मैंने यहाँ से, 4 2 ले लिया और 4 6 लिख लिया। तो हम लोग को ये देखना है ये क्या होगा, तो ये रिलेशन है कि नहीं? हाँ ये रिलेशन बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सबसेट है, तो ये R2 जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तभी ये रिलेशन है। क्या ये फंक्शन है? सोचो, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड है, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 4 रिपीटेड। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड होगा तो हम लोग का वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब और एक सेट लिखते हैं, यहाँ पर R3, यहाँ पर मैंने लिखा 1 6, ये देखो यहाँ पर था, ये देखो 1 6 लिया और ले लेते हैं 4 2 और 7 2, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने 4 2 और 7 2। अब क्या ये रिलेशन है? हाँ ये रिलेशन तो है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि ये R3 जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन में है ए क्रॉस बी के साथ, ठीक है। अब ये फंक्शन है कि नहीं पता करना है, फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं है बट सेकेंड एलिमेंट रिपीटेड है, तो दिमाग में ये तो चल सकता है ना कि सेकेंड रिपीटेड है, बट सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट रिपीटेशन अलाउड,
रिपीटेशन इज अलाउड। तो सेकेंड एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड होता है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है तभी वो कैंसिल हो जाता है, फंक्शन नहीं बन पाता है, बट बाकी अगर सेकेंड एलिमेंट रिपीट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन उसे हम लोग इजीली बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फंक्शन और रिलेशन जो बताया था वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। रिलेशन का मतलब होगा कि कोई भी दो प्रोडक्ट सेट का सबसेट होना चाहिए, रिलेशन होगा, और वही रिलेशन का अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं है तो वो फंक्शन हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर देखो मैपिंग, मैपिंग क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं मैपिंग। यहाँ पर लिखेंगे मैपिंग और फंक्शन इज अ रूल। ठीक है, जब मैपिंग या फंक्शन का बात आता है, फंक्शन तो हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा, एक बार डेफिनेशन देखा फंक्शन क्या होता है रिलेशन के हिसाब से। फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखो अगर ये मान लो यहाँ पर हमारा एक्स कुछ हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो फंक्शन एक्टिव हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है। तो फंक्शन क्या है, सपोज फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, y से भी डिनोट करते हैं, f ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, या तो y से या तो f ऑफ x से, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, या फिर y से डिनोट करते हैं। ये सब डिनोट करने का तरीका है। अच्छा, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ये क्या है, ये रूल्स है। रूल्स क्या है, यहाँ पर हम लोग जो भी इनपुट देंगे, अगर उस इनपुट को हम लोग एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब एक्स इक्वल टू एक्स में असाइन करवा के लिख रहे हैं, तो वो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होके आउटपुट लाएगा, और आउटपुट को हम लोग वाई से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, सपोज हम लोगों ने एक्स का वैल्यू दे दिया 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सपोज हम लोगों ने एक्स का वैल्यू दे दिया 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर 2 दे दिया, 2 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 3 देते हैं, 9 प्लस 2 ये 11 हो जाएगा। ऐसे करके अगर 4 दे देते हैं तो 4 का स्क्वायर 8 प्लस 2 नहीं 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का फंक्शन हो गया, फंक्शन जो कि एक सेट ऑफ रूल्स है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब ए बी कहाँ से आ रहा है, जैसे देखो इसको, ये जो इनपुट सेट है इसको हम लोग ए से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और बी मतलब जो आउटपुट सेट है उसे बी से डिफाइन कर सकते हैं 2 3 6 11 18, ये दोनों क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, then a rule or correspondence f which associate to each element x of a unique element denoted by f of x of b is called a function or mapping। क्या बोला है देखो यहाँ पर, ए रूल और ए कॉरेस्पॉन्डेंस एफ, मतलब एक रूल्स या फंक्शन अगर कॉरेस्पॉन्डेंसली हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, रूल्स या फंक्शन को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, और फंक्शन को एफ ऑफ एक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी बोल रहे हैं। एक रूल्स जिसको हम लोग एफ बोलते हैं, फंक्शन ये क्या है, ये है फंक्शन, फंक्शन यानी कि एफ। रूल्स क्या है, कोई भी डेटा भेजोगे वो मतलब उसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 होगा, फिर आउटपुट आएगा, तो ये हमारा रूल या फंक्शन है। विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स, विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स ऑफ ए, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं उसको ये एसोसिएट करेगा, मतलब इसके साथ ये एक्टिव होगा। एसोसिएट विथ ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यूनिक होगा, जैसे 0 1 2 3 4 सेम एलिमेंट नहीं है, यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ बी, और हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है यहाँ पर जो कि कैसे डिनोट होगा, एफ ऑफ एक्स, मतलब हम लोग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किस पे, एक्स पे, मतलब इनपुट पे। बेसिकली एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ इनपुट है, एफ ऑफ इनपुट देने से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो वही बोल रहा है एफ ऑफ एक्स को एसोसिएट करेंगे तो हमें एक यूनिक नंबर मिलेगा जिसे हम लोग बी बोलेंगे, और ये बी मतलब ये निकल के जो आएगा जिसको हम लोग वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी चीज को बोला जाता है फंक्शन। और ये फंक्शन को कैसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सच दैट ए टू बी, यहाँ पर ए टू बी के जगह हाँ ए टू बी लिख देते, मैंने तो सेट को ए टू बी से ही डिनोट किया है। अच्छा, अब ये सब
इनपुट आउटपुट तो बोलते ही है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम है वो भी बताते हैं। ये जो है ये इनपुट है, ये आउटपुट है, सेट ऑफ इनपुट सेट ऑफ आउटपुट। इसको और एक चीज भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्री इमेज। ठीक है, ये प्री इमेज है। इनपुट को बोला जाता है प्री इमेज और आउटपुट को बोला जाता है इमेज। ठीक है, इनपुट को बोला जाता है डोमेन, आउटपुट को बोला जाता है कोडोमेन। अच्छा, और इसके साथ साथ इसको रेंज भी बोला जाता है कोडोमेन के अलावा। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, ये इधर मुझे 3 नाम मिला, इधर मुझे 1 2 3 4 नाम मिल रहे हैं। ठीक है, इसका हम जिस्ट लिखवाते हैं। देखो इसमें हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ए जो सेट है ये क्या है, ये डोमेन सेट है। डोमेन सेट का मतलब सेट ऑफ इनपुट। ठीक है, डोमेन का मतलब सेट ऑफ इनपुट, और इनपुट का मतलब ही होता है प्री इमेज। अच्छा, बी सेट का मतलब कोडोमेन, जिसका मतलब है सेट ऑफ आउटपुट, यानी रेंज। अच्छा, ये इसमें पहले इमेज लिखेंगे, प्री इमेज के नीचे इमेज लिखते हैं, मतलब सिमिलर चीज याद रखने में आसानी होगा। डोमेन कोडोमेन, इनपुट आउटपुट, प्री इमेज इमेज, और एक चीज इसको बोला जाता है रेंज। ठीक है, जो आउटपुट सेट है उसे रेंज भी बोला जाता है। ये कैसे होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, सेट ऑफ इमेज, ये ब्रैकेट में अभी लिख के रखो, ये चीज हम बता देंगे ये कैसे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब ये प्री इमेज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये इमेज, इमेज मतलब जो आउटपुट निकल के आ रहा है तो उसे इमेज बोलेंगे। तो इमेज जिससे बन रहा है तो वो प्री इमेज हो जाएगा। ये कोडोमेन, ये डोमेन। ठीक है, और ये रेंज भी बोला जाता है। अच्छा, अब देखो कोडोमेन क्या होता है। एक रिलेशन ऐसा होता है कि कोडोमेन यानी कि जो आउटपुट है, कोडोमेन इज सुपर सेट ऑफ रेंज एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। बताते हैं क्या होता है। अच्छा, हम एक यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इनपुट में हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इसको हम ए सेट से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, आउटपुट में क्या आएगा, बी सेट में डिनोट कर देते हैं। आउटपुट में हम लोग का आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 1 4 9 और 16 ये आ गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अच्छा, अब देखो ये बी जो निकल के आया, ये बी जो 1 4 9 16 निकल के आया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, यहां पर लिखते हैं बी 1 4 9 16, ये जो निकल के आया इसे हम लोग बोलेंगे रेंज, जो कि सेट ऑफ इमेज है। ठीक है, रेंज क्या है, सेट ऑफ इमेज। ये देखो ये सब क्या है, इमेज। इमेज का मतलब क्या, जो आउटपुट होता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इमेज का मतलब जो आउटपुट होता है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इमेज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट ऑफ इमेज। ठीक है, अच्छा, अब बी का वैल्यू अगर ऐसा आए 1 4 9 16, और यहाँ पर मैंने 25 भी लिख दिया। ठीक है, ये आया नहीं है, लेकिन हम बताते हैं क्यों ऐसा लिखा मैंने। अगर मान लो यहाँ पर एक आउटपुट 25 है, तो इसे हम लोग रेंज के जगह क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तब हम लोग इसे रेंज नहीं बोल सकेंगे। रेंज वही होगा जहां पर आउटपुट का इनपुट होगा ही होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आएगा, हम बताते हैं। देखो कोडोमेन डोमेन रेंज, ये यहाँ से एक बार डिफाइन करते हैं। देखो बोल रहा है कि फंक्शन ए टू बी, देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ ए। अगर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं ए टू बी का, तो बोल रहा है ए जो है वो डोमेन होता है एफ का। देखो मैंने वही लिखा था, अभी थोड़ा सा पढ़ के समझा देते हैं, तब ये पॉइंट समझ में आएगा। अगर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं ए टू बी का, ठीक है, ए टू बी का, ये देखो, तो ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे हम लोग डोमेन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर वही लिखा है, ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ व्हाइल बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ये नाम है, ए को डोमेन, इनपुट सेट को डोमेन बोलना चाहिए, आउटपुट सेट को कोडोमेन बोलना चाहिए। द सेट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड ए रेंज
रेंज ऑफ एफ। अब क्या बोल रहा है कि जब हम लोग फंक्शन ऑफ ए मतलब इनपुट, ठीक है, डोमेन, तो फंक्शन ऑफ जब हम लोग ए, इनपुट मतलब ए हो गया, फंक्शन ऑफ ए एक्टिव करेंगे, एक्स जो है वो ए वाला एलिमेंट होगा, ए में जितने भी एलिमेंट है वही हम लोग का एक्स होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट होता है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ये जो फंक्शन एक्टिवेट होकर परफॉर्म होगा उसे रेंज बोलेंगे। मतलब सीधा सा बात है, इतना ही समझो कि आउटपुट सेट को रेंज बोलते हैं। तो रेंज मतलब क्या, सेट ऑफ इमेज, ठीक है, रेंज मतलब सेट ऑफ इमेज। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है लेट ए और बी, ये दे दिया है, और फंक्शन दिया गया है एक्स का स्क्वायर, जो मैंने अभी दिखाया, सेम यही वाला चीज मैंने दिखाया। तो एफ ऑफ 1 करोगे तो 1 निकल के आएगा, एफ ऑफ 2 करोगे तो 4 9 16, मेरा भी वही आया 1 4 9 16, ये देखो 1 4 9 16। Then clearly each element in A has a unique image in B. ए में जितने भी एलिमेंट है सबका एक यूनिक इमेज है, ये है इसका प्री इमेज, ये इसका इमेज। तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16। यूनिक मतलब अलग, ऐसा नहीं कि 1 का भी 1 है 2 का भी 1 है, यूनिक इमेज निकल के आया है, ठीक है। So if such that A belongs to B, f of x equal to x का square is a function from A to B. Here domain of f equal to 1 2 3 4, domain मतलब input set 1 2 3 4, और जो range है वो है 1 4 9 16, ठीक है, रेंज का मतलब सेट ऑफ इमेज। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, जो मैंने 25 लिख के दिखाया, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है n be the set of all natural numbers, ठीक है, then the rules f of n to n, n से n का फंक्शन किया जा रहा है, तो f of x फंक्शन क्या है, f of x इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब x कैसा है, x मतलब जो n में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और तो यहाँ पर कैसे फंक्शन बन रहा है, यहाँ पर फंक्शन f of 1 देने से 2 निकल के आएगा, f of 1 जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 निकल के आएगा, f of 2 जब देंगे तो 4 निकल के आएगा, 3 जब देंगे 6 निकल के आएगा, एंड सो ऑन इसीलिए बोला है क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 करके कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिर से वही चीज बता रहा है कि कौन सा डोमेन है कौन सा रेंज है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो बताया था वो हम बताते हैं। देखो मेरा ये यहाँ पर मैंने जो बोला था रेंज सेट ऑफ इमेज। अब देखो, अगर बी मेरा एक ऐसा सेट है, बी मेरा मान लो एक आउटपुट सेट है, ठीक है, कोई एक फंक्शन का आउटपुट सेट है जिसमें इतने सारे आउटपुट है, और इसका इनपुट सेट अगर मेरा ये बन रहा है, तो 25 ऐसा एक आउटपुट है जिसका कोई यहाँ पर प्री इमेज नहीं है, ठीक है, तो ये रेंज नहीं होगा, ये कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन और रेंज में एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, कोडोमेन और रेंज में एक छोटा सा डिफरेंस है। रेंज का मतलब है, रेंज का मतलब भी सेट ऑफ आउटपुट। देखो बात क्या है, बात बस इतना सा है कि सेट ऑफ आउटपुट को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। सेट ऑफ आउटपुट को हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं, ठीक है, कोडोमेन भी बोलते हैं हम लोग, इसे इमेज भी बोलते हैं, इसे हम लोग रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज का मतलब सारे आउटपुट का एक इनपुट होना चाहिए, यूनिक इनपुट। लेकिन अगर ऐसा कोई सेट लिखा हुआ है जिसमें ऐसा कोई आउटपुट है, आउटपुट सेट लिखा हुआ है जिसमें ऐसा कोई एक आउटपुट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो उसे कोडोमेन बोल सकते हैं, बट उसे उस सेट उसका रेंज नहीं बोल सकते, ठीक है, उसका रेंज नहीं बोल सकते। तो रेंज और कोडोमेन में इतना ही फर्क है, ठीक है, कोडोमेन मतलब सेट ऑफ आउटपुट, रेंज मतलब भी सेट ऑफ आउटपुट। लेकिन कोडोमेन में ऐसा कोई आउटपुट रह सकता है जिसका इनपुट नहीं है, बट ऐसा रेंज में नहीं होगा, इसीलिए रेंज के ब्रैकेट में मैंने लिखवा दिया है सेट ऑफ इमेज, ठीक है, सेट ऑफ इमेज होगा ये जो है, ये सेट ऑफ इमेज या फिर सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। और ये कोडोमेन का मतलब सेट ऑफ आउटपुट जिसमें ऐसा भी आउटपुट इंक्लूड हो सकता है जिसका कोई यूनिक इनपुट नहीं है, ये डिफरेंस है। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, कितने टाइप्स का फंक्शन होता है, ये देखो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले आ रहा है वन वन फंक्शन, वन वन या फिर इसे इंजेक्टिव भी बोला जाता है, तो यहां पर लिख लेते हैं वन वन और इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन क्या होता है, जैसे देखो ए 1 2 3, बी है 2 4 6, ठीक है। अब हम लोग एक फंक्शन देखते हैं, देखो
यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने यहाँ पर 2x कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इनपुट, यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट। तो इनपुट में क्या है, इनपुट में है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और आउटपुट में क्या आएगा, ये देखो 1 देने से यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 देने से 4 आ जाएगा, 3 देने से 6 आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको ए सेट से, इसको बी सेट से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको पेयर फॉर्म में लिखे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x जो फंक्शन था, इसको, इससे जो भी इनपुट आउटपुट हुआ उसको पेयर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 इनपुट देने से 2 आउटपुट आया, ऐसे लिखो। ऑर्डर्ड पेयर में 2 इनपुट देने से 4 आउटपुट आया, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन में तो एक मतलब कनेक्शन है ना, तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज में कर रहे हैं। यहाँ पर इससे हम लोग वो रिलेशन में जैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिख के दिखा रहे हैं। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है, कौन से इनपुट के लिए कौन सा आउटपुट, फर्स्ट इनपुट देन आउटपुट। फिर यहाँ पर हो गया 3,6, ठीक है। तो ये सब इनपुट के लिए, ये सब आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि हर एक इनपुट के लिए अगर एक यूनिक आउटपुट आएगा तो उसे हम लोग 1 1 फंक्शन बोलेंगे। देखो यहाँ पर बोला है एफ सच दैट ए टू बी, मतलब एफ एक फंक्शन हो रहा है ए और बी सेट के अंदर, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, ठीक है। तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए अगर एक डिफरेंट जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इमेज आ रहा है, देन एफ इज सेड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन और मैपिंग, ठीक है। अब इंजेक्टिव और या फिर मैपिंग क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक इनपुट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ के याद रख सकते हो, ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट इन ए, यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज, इमेज का मतलब आउटपुट, इमेज इन बी। तो ये होता है उसमें 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, मतलब एक के लिए एक डिस्टिंक्टली एक आउटपुट है, ठीक है। लेकिन ये तो तुम लोग सोचोगे कि हमेशा ऐसा होगा, 1 देने से 2 आएगा, 2 देने से 4 देंगे तो कुछ और आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी कुछ केसेस होंगे, ऐसे भी कुछ फंक्शन हो सकता है जिसमें हमारा एक एक इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब 1 के लिए भी जो आउटपुट आ रहा है 2 के लिए भी वो आ रहा है, ऐसा भी कभी कभी फंक्शन हो सकता है। तब हम लोग बोलेंगे वो 1 1 फंक्शन नहीं है। जैसे कि देखो, अगर हम लोग जो फंक्शन है वो ऐसा लेते हैं -1 टू दी पावर x, ठीक है। अब इनपुट के तौर पे यहाँ पर x जो है, x से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 1 2 3 4, और आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट के तौर पे मतलब जो y से डिनोट होता है क्या मिलेगा, 1 देंगे तो -1 टू दी पावर 1 -1 होता है, -1 टू दी पावर 2 +1 होता है, -1 टू दी पावर 3 -1 होता है, -1 टू दी पावर 4 +1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें, जैसे देखो इसमें क्या था, इसको अगर हम लोग सर्कल ऐसे करके दिखाया जाता है फंक्शन में, ये दो ऐसे सर्कल हो गया, यहाँ पर था हम लोग का 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर था हम लोग का 2 4 6, मतलब हर एक इनपुट के लिए एक डिस्टिंक्ट आउटपुट है, तभी ये 1 1। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का इनपुट क्या क्या है, यहाँ पर हम लोग का इनपुट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, आउटपुट क्या है -1 और +1, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 इनपुट देने से -1 आया, ठीक है, 1 इनपुट दिए तो -1 आया, 2 इनपुट दिए तो +1 आया, 2 इनपुट दिए तो +1 आया, 3 इनपुट दिए तो -1 आया, फिर से -1 आया 3 में, और 4 दिए तो +1 आया, 4 दिए +1 आ गया, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट जो इस फंक्शन को 1 1 फंक्शन तभी बना पाएंगे अगर ए का जितना भी एलिमेंट है उसके लिए बी में डिफरेंट इमेज हो, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। ए का जितना भी एलिमेंट है उसमें बी के लिए डिफरेंट इमेज नहीं हो रहा है, जैसे 1 और 3 का कॉमन इमेज हो रहा है, 1 और 3 दोनों के लिए -1 हो रहा है, तो इसीलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, एज -1 is output for 1 and 3, ठीक है। और
और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड +1 इज आउटपुट फॉर बोथ 2 एंड 4, ठीक है, 2 एंड 4। तो इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसे 1-1 फंक्शन नहीं मान सकते। तो 1-1 फंक्शन कौन होगा और 1-1 फंक्शन कब नहीं होगा, ये दोनों ही हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, जैसे मान लो ए है 1 2 3 4, बी में है 1, -1, ये इनपुट सेट, ये आउटपुट सेट। अब हम फंक्शन ले लेते हैं -1 टू दी पावर x, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर f(1) जब करोगे तो कितना निकल के आएगा, ऐसे इनपुट आउटपुट करके दिखा देते हैं। अगर इनपुट जो कि x सेट होता है, इसमें अगर हम लोग 1 देंगे तो यहाँ पर आउटपुट जो कि y सेट से होता है, मतलब y होता है, आउटपुट को y से डिनोट करते हैं। सेट में कैपिटल A कैपिटल B यूज कर सकते हैं या PQ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग 3 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और अगर 4 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1। तो तुम लोग सोच रहे होगे इसमें और इसमें तो मैंने कोई डिफरेंस दिखाया नहीं है, अभी लिखा नहीं है। देखो, मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन को बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन टू और सर्जेक्टिव का रूल्स क्या है, इसमें रूल्स ये होता है, ये मान लो एक फंक्शन, ये हो गया एक सेट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा +1 और -1, +1 और -1। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर रूल्स क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, और 1-1 फंक्शन होने के लिए हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। अब यहाँ पर है, हर एक आउटपुट का एक यूनिक इनपुट होना चाहिए, हर एक आउटपुट का एक यूनिक इनपुट होना चाहिए। जस्ट ऑपोजिटली हमें पढ़ना है और कुछ नहीं। तो +1 आउटपुट का इनपुट क्या है, +1 आउटपुट का इनपुट है यहाँ पर 1। ठीक है, पहला नहीं सॉरी, +1 का 1 नहीं है, +1 का है हम लोग का 2। ठीक है, +1 का हम लोग का 2 है और +1 का हम लोग का 4 है। ठीक है, अच्छा, ऐसे करके देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे देख रहे थे, इसका रीजन ये था, ये देखो, ये इधर देखना है, ये क्या हो जाएगा, इसका भी हमें ऐसे देखना है, लेकिन इसका हम लोग आउटपुट से इनपुट की तरफ जो रिलेशन है उसके हिसाब से डिफाइन किया जाता है। अब -1 का ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब पढ़ के बताते हैं। देखो, ऑन टू या सर्जेक्टिव क्या होता है, ये देखो, इफ एवरी एलिमेंट इन बी, मतलब आउटपुट सेट का बात कर रहा है, इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए। ठीक है, हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए में एक प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन टू का मतलब क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट इन बी, एवरी एलिमेंट इन बी का मतलब हो गया आउटपुट से। ठीक है, बी का मतलब आउटपुट, इसको बी नाम दे दो। एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट कम से कम 1 प्री इमेज। ठीक है, 1 प्री इमेज मतलब ए सेट का बात हो रहा है, 1 प्री इमेज इन ए, दैट इज इनपुट सेट। ठीक है, इनपुट सेट में एक प्री इमेज होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर देखो, +1 का प्री इमेज है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। +1 का प्री इमेज है 1 और +1 का प्री इमेज है 4, -1 का प्री इमेज है 1 और -1 का प्री इमेज है 3, और +1 का 2 और 4 है। ठीक है, +1 का 2 और 4 है। अगर ऐसा होता है, इफ इज सेड टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे होता है, अगर आउटपुट का एक एटलीस्ट प्री इमेज है, एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट 1 का मतलब एक या एक से ज्यादा, तो यहाँ पर +1 के लिए
यहाँ पर दो प्री इमेज है, +1 के लिए दो प्री इमेज है 2 4, और -1 के लिए भी दो प्री इमेज है 1 और 3, ठीक है, -1 के लिए 1 और 3। तो ये हम लोग का हो गया ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता है ऑन टू फंक्शन नहीं है कब होगा, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है +1 -1, मैंने वही वाला लिखा, देखो यही वाला दिखा रहे हैं। अगर ये कंडीशन है और यहाँ पर और एक कुछ लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है 16, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम लोग यही फंक्शन को रखते हैं, फंक्शन मैंने यही रखा, यही एग्जांपल ले रखा है मैंने, f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर -1 टू दी पावर x, तो x मतलब ये वाला, ये x है, ये y है, मतलब ये x को डिफाइन किया जाता है, इनपुट को x से डिफाइन किया जाता है, आउटपुट को y से डिफाइन किया जाता है। और अगर सेट के हिसाब से बोलो तो ये a ये b हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 देने से इसमें फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने से क्या निकल के आएगा -1, ठीक है, 1 देने से क्या निकल के आएगा -1। अच्छा, अब यहाँ पर 1 देने से -1 हो गया, 2 देने से +1 हो जाएगा, 2 देने से +1, 3 देने से -1 निकल जाएगा, 4 देने से +1 होगा। लेकिन हम लोग कौन सा वाला फंक्शन देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कौन सा ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू का मतलब क्या है, हर एक प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए, मतलब हम लोग इधर से इधर देखेंगे, मतलब ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो हर एक आउटपुट का एक एटलीस्ट एक इनपुट होना चाहिए, या फिर हर एक इमेज का एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक 16 दिख रहा है, हम लोगों ने एक लिख रखा है, सपोज ऐसा एक आउटपुट है, इसमें 16 भी है और इसका कोई हमारे पास प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर इसका कोई प्री इमेज नहीं है, कोई इमेज का अगर प्री इमेज नहीं होता है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, रेंज और जो कोडोमेन है वो पता चल जाएगा। जैसे देखो, इसमें अगर देखो तो इसमें रेंज क्या हो गया, ये वाले क्वेश्चन में देखो तो रेंज हो जाएगा, रेंज हो गया +1 और -1, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में अगर रेंज देखोगे तो रेंज हो गया +1 -1, इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन भी क्या हुआ, +1 और -1, ठीक है। कोडोमेन और रेंज तो एक ही बात है ना, देखो यहाँ पर लिखवाया था ना, जो कोडोमेन है वही रेंज है, लेकिन डिफरेंस कब होता है, इसमें डिफरेंस नहीं है, इसमें जो कोडोमेन है वही रेंज है। कोडोमेन का मतलब भी सेट ऑफ आउटपुट, रेंज का मतलब भी सेट ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोडोमेन लिखते हैं, यहाँ पर कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ आउटपुट। तो +1 -1 यहाँ पर लिखेंगे, +1 -1 और 16, ठीक है। और यहाँ पर रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, रेंज का मतलब लिखेंगे +1 और -1, डिफरेंस समझो, क्योंकि मैंने रेंज में ब्रैकेट में क्या लिखा था पता है, सेट ऑफ इमेज लिखा था, ठीक है, सेट ऑफ इमेज लिखा था। रेंज का मतलब मैंने लिखा था सेट ऑफ इमेज। तो ये देखो, इमेज क्या है, +1 -1, इमेज वही होता है जिसका कोई प्री इमेज है। ये है आउटपुट, आउटपुट और इमेज में एक छोटा सा डिफरेंस है। आउटपुट मतलब 1 +1 -1 16, ठीक है, ये जो है ये आउटपुट है। और रेंज का मतलब है वो सारे आउटपुट जिसका प्री इमेज है, आउटपुट विच हैव प्री इमेज, विच हैव प्री इमेज, ठीक है, जिसका प्री इमेज है उसे, मतलब ये छोटा सा डिफरेंस होता है। लेकिन कभी कभी रेंज और कोडोमेन जो है वो बराबर भी होता है। इसीलिए एक कंक्लूजन ऐसा लाया गया है, ये देखो, कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो सकता है, रेंज और कोडोमेन बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, मतलब जो आउटपुट प्री इमेज से बना है और जो आउटपुट एक्चुअल में है उसमें डिफर हो सकता है, ठीक है। तो जो रेंज है वही कोडोमेन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर रेंज और कोडोमेन एक हो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या फंक्शन बन जाएगा, अगर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है तो ये हो जाएगा नॉट ऑन टू फंक्शन, तब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन भी तो हमें यही बोल रहा है हर एक आउटपुट का एक प्री इमेज होना चाहिए।
तो इसमें डोमेन और कोडोमेन एक जैसा नहीं होगा अगर कोई नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, लेकिन अगर कोई ऑन टू फंक्शन है तो उस केस में रेंज और कोडोमेन एक जैसा होगा ही होगा। ऑन टू फंक्शन का मतलब हर एक आउटपुट का एक प्री इमेज होगा, तो हर एक आउटपुट का अगर प्री इमेज होगा तो जो आउटपुट है वही रेंज हो जाएगा, मतलब जितने सारे आउटपुट है उतने ही सारे इमेज भी हो जाएंगे, इसीलिए ये कंक्लूजन हम लोग ला सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बाइजेक्शन। बाइजेक्शन एक फंक्शन का नाम है। बाइजेक्शन का मतलब क्या हो जाता है? बाइजेक्शन का मतलब हो जाता है वन वन और ऑन टू फंक्शन, ये दोनों का मिक्सड अप जब होता है तब हम लोग उसे बोलते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। कैसे? जैसे देखो ए में लिखा मैंने 1 2 3, बी कैसे बनेगा? यहां पर देखो फंक्शन बना लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। इनपुट क्या दिया मैंने? 1 2 3, ये x है यानी कि इनपुट है, तो y यानी कि आउटपुट, ये क्या निकल के आएगा? y यानी कि आउटपुट, ये निकल के आएगा 1 देने से 2, 2 देने से 4, 3 देने से 6। ठीक है, अच्छा अब ये देखो यहाँ पर क्या आ गया? 2 4 6 आ गया। अच्छा, अब कोई फंक्शन अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है, 1 1 मतलब हर एक इनपुट के लिए, ये देखो हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही पढ़ा, तब जाके वो क्या होता है? हम लोग का 1 1 फंक्शन होता है। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि 1 1 फंक्शन है। अच्छा, अब ऑन टू का क्या होगा? ऑन टू मतलब हर एक आउटपुट का एक डिस्टिंक्ट इनपुट है, हर एक आउटपुट का। तब ऐसे देखो आउटपुट लिखते हैं, क्या हर एक आउटपुट का एटलीस्ट एक प्री इमेज है? हाँ, 2 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2 और 6 का प्री इमेज 3, तो ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बाइजेक्शन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑन ऑन और 1 1 और ऑन टू का ही जो है फीचर्स है। जब कोई फंक्शन में दोनों फीचर्स मिक्सड अप हो जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू, सॉरी, बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, तब हम लोग इसको बोलते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक फंक्शन है वो पढ़ेंगे, ये देखो कांस्टेंट है, यहाँ पर आइडेंटिटी है। पहले आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स है, ऐसा एक फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इनपुट दे रहे हैं सपोज 1 2 3, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? आउटपुट निकल के आएगा 1 2 और 3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आउटपुट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है वेयर इनपुट इक्वल टू आउटपुट। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब वेयर इनपुट इक्वल टू आउटपुट। अगर किसी फंक्शन का इनपुट आउटपुट इक्वल है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और एक ऐसा फंक्शन दिखाते हैं जहां पर आइडेंटिटी हो जाएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर का रूट मतलब ही तो एक्स होता है। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 इनपुट ले रहे हैं, इसका आउटपुट करो बराबर आएगा 1 का स्क्वायर का रूट 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3। तो ये हम लोग का आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब कैसे याद रखोगे? जहां इनपुट आउटपुट बराबर है उसे बोलेंगे आइडेंटिटी। फिर हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 30 है, ऐसा कोई फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 50 ले लेते, चलो कोई बात नहीं 50 ले लेते। यहाँ पर इनपुट दे दिया हम लोगों ने 1 2 3, कुछ भी दे दो, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 दे रहा है, फंक्शन 1 दे रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एक्स तो यहाँ फंक्शन में कुछ एक्टिव नहीं हो रहा है तो 50 आएगा। 2 दे दो तो भी 50 आएगा, 3 दे दो तो भी 50 आएगा, मतलब कांस्टेंट वही वाला वैल्यू आते जाएगा जो फंक्शन का वैल्यू है। तो इनपुट अगर हम लोग कुछ भी दें, ठीक है, आउटपुट हमें हमेशा क्या होगा? आउटपुट इक्वल टू हमारा फंक्शन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा, वही हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन होता है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट इक्वल नहीं है, इनपुट कुछ भी दो आउटपुट हमारा फंक्शन का वैल्यू आएगा। यहाँ पर इनपुट आउटपुट इक्वल है तो आइडेंटिटी। अब ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन ये क्या होता है? इक्वल फंक्शन का मतलब है यहाँ पर
एक एग्जाम्पल से करते, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो यहां से एफ ऑफ 2 निकालते हैं। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 4 यानी कि 8, एफ ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा फंक्शन है। तो जी ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 4 मतलब 8, ठीक है। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स ऐसा नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इनपुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम लोग एक्स का कोई भी वैल्यू दे ले, दो फंक्शन का अगर आउटपुट एक ही जैसा होगा, एफ ऑफ एक्स में 2 देने से जितना आएगा, जी ऑफ एक्स में भी 2 देने से उतना ही आएगा, ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इक्वल फंक्शन, ठीक है। इक्वल फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में जो वैल्यू एक्स का वैल्यू पुट करने से आउटपुट आता है, जी ऑफ एक्स में भी एग्जाम्पल के हिसाब से वैल्यू पुट करने से आउटपुट हमारा वही आएगा। कुछ और भी पुट करके देख लो, जैसे देखो एफ ऑफ 1 पुट करके देखो, एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर 1 पुट कर लो, सेम बात होगा। जी ऑफ 1 पुट करके देख लो, यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 1 इंटू 3, तो 3 हो गया, जी ऑफ 1 3 हो गया। मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू डालो दोनों में, इसमें 1 इसमें 1 इसमें 2 इसमें 2, इसका जो आंसर आएगा इसका भी वही आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वल फंक्शन। अब है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनवर्स का मतलब है, हम लोग अभी तक क्या फाइंड आउट कर रहे थे, इनपुट से आउटपुट। अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड इनपुट फ्रॉम आउटपुट, ठीक है। अगर हम लोगों को आउटपुट से इनपुट फाइंड आउट करना हो तो उसे ही बोला जाता है इनवर्स फंक्शन। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ 1 देते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अगर एफ ऑफ 2 करते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगर एफ ऑफ 3 करते हैं तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का अगर सेट बनाओ तो इनपुट 1 2 3 और आउटपुट 2 4 6, ठीक है। तो ये बन गया प्री इमेज, ये बन गया इमेज, या फिर ये इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग को ये पता करना हो कि ये आउटपुट पाने के लिए हमें कौन सा, इस फंक्शन में क्या इनपुट देना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि 2 4 6 को आउटपुट के हिसाब से पाने के लिए, ठीक है, फॉर 2 4 6 एज आउटपुट इनपुट क्या होगा, ठीक है, इनपुट क्या होगा, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो इनवर्स फंक्शन होता है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को x/2 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स में 2 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये 2/2 कितना निकल के आ गया 1। एफ ऑफ एक्स में 4 पुट कर दिया, मतलब हम आउटपुट पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4/2 यानी कि 2। और एफ ऑफ 6 जो है उसमें हम लोगों ने ऐसे 6/2 यानी 3 कर दिया, 1 2 3, ठीक है। तो ये देखो ये सब इनपुट से, ये सब इनपुट मिल जाएगा, ये अगर आउटपुट गिवन है तो हम लोगों को इनपुट ये मिल जाएगा, मतलब फाइंड इनपुट फ्रॉम आउटपुट। तो ये आउटपुट का ये इनपुट है, 2 4 6 आउटपुट तब मिलेगा अगर हम लोग का इनपुट ऐसा है। अब इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि 2x जो है उसका इनवर्स फंक्शन x/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं x/2 इज इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ 2x, ठीक है। 2x फंक्शन का इनवर्स फंक्शन x/2 हो गया। अब अगर हम लोग को ये कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इस तरह से,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x दिया हुआ है, ये x/2 कैसे कैलकुलेट होगा? तो हमें इस पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहले लिखना चाहिए y इक्वल टू 2x, ये स्टेप 1 हमें बता रहा है y फंक्शन को y से असाइन कर दो। फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में x को रखना है, ठीक है, फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में x को रखना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू y/2, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, x के जगह y के जगह x लिख देना है, तो ये बन गया, ये निकल के आ गया। तो स्टेप लिखवा देते हैं। देखो स्टेप 1 हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमें ये करना है कि y इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को y में असाइन करवाना है। अगर y दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छा बात है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हम लोगों को लेफ्ट साइड में x रखना है, लेफ्ट साइड में हमें x को रखना है, ठीक है, सिर्फ x को रखना है। तो ये देखो मैंने इधर 2xy लिखा, फिर यहाँ से x लिख के ये कर दिया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में y के जगह हमें x लिखना है, यहाँ पर लिख देते हैं y और x में इंटरचेंज करना है, y के जगह x लिखो, x के जगह y लिखो, तो जो आंसर निकल के आएगा वही मेरा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, वही मेरा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और एक एग्जांपल इनवर्स फंक्शन पे दिखा देते हैं। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालोगे, पहले y में असाइन करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, तो ये हो गया x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ y, ठीक है। अब x और y में इंटरचेंज करना है, x के जगह y लिखो, y के जगह x लिखो, तो ये हो गया इसका इनवर्स फंक्शन। एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन हो गया y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखो हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लिखा है, तो इसमें हम लोग एक इनपुट दे देते हैं 1, 1 देने से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। और ये देखो y रूट एक्स है, तो रूट एक्स है, तो इसमें अगर हम लोग जो आउटपुट आया 1, 1 यहाँ पर देंगे, तो ये रूट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये 1 ही रहेगा, ये x हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो गया, ऑपोजिटली निकाल लिया हम लोगों ने। तो हम लोग को ये इस तरह से कैलकुलेट नहीं देगा, हमें एक फंक्शन बोल देगा, उसका हमें इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज लिखे हुए हैं, लेकिन जो भी हमें मेनली चाहिए वो मैंने सारा चीज यहाँ पर एक साथ बता दिया, ठीक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है वो वाला बता देते हैं, इनवर्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन ये बता देते हैं। इक्वल फंक्शन ये भी बता दिया, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक सेकेंड, इनवर्स फंक्शन, फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इज 1 1, ये तो इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है, ये भी तो मैंने बता दिया। फंक्शन ऑफ फंक्शन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन का, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन भी कर लेंगे, यहाँ डायरेक्टली तो दिया नहीं है। अच्छा देखो एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है अभी भी, तो 7B का, एक्सरसाइज 7B का हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए बी सी डी। ए का वैल्यू, ए एक सेट है, बी एक सेट है, विच ऑफ द रिलेशन ऑन ए टू बी आर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए पहला बात है, ये दो सेट का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसका सबसेट होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अब रिलेशन फंक्शन तभी होगा अगर फर्स्ट पेयर मेरा रिपीटेड नहीं है। तो पहला बात है रिलेशन हो रहा है कि नहीं, ऐसे चेक करना चाहिए। तो ए का वैल्यू है एक्स वाई और जेड, और बी का वैल्यू है पी क्यू आर और एस, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ए क्रॉस बी, एक्स कॉमा पी, एक्स कॉमा क्यू, एक्स कॉमा आर, एक्स कॉमा एस, वाई कॉमा पी, वाई कॉमा आर, वाई कॉमा क्यू, वाई कॉमा आर, वाई कॉमा एस, वाई कॉमा एस, वाई कॉमा आर, वाई कॉमा एस, जेड कॉमा पी, जेड कॉमा क्यू, जेड कॉमा आर, जेड कॉमा एस, ठीक है, ये हो गया। अब
पहला बात है रिलेशन होना चाहिए। अब रिलेशन देखो, यहाँ पर देखो जो पेयर्स दिए हुए हैं उसमें अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो तो पहले फंक्शन नहीं है। जैसे देखो ये फर्स्ट एलिमेंट रिपीट है, ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें भी देखो अच्छा इसमें रिपीट नहीं है, चलो इसमें इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट है, ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है, लेकिन दो आंसर तो नहीं होगा, कोई एक ही होगा। अब हम लोग को देखना है फिर रिलेशन में है कि नहीं, रिलेशन होगा तभी फंक्शन होगा। अब देखते हैं कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। एक्स एस वाई एस जेड एस क्या ऐसा है हमारे पास, एक्स एस वाई एस और जेड एस, हाँ ऐसा पेयर तो है। तो ये मुझे लग रहा है हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर और एक चीज भी देखते हैं, क्या बी हमारा आंसर होगा, वो भी देखो। बी मतलब डी, डी में कोई प्रॉब्लम है। एक्स पी है, एक्स पी वाई आर जेड एस, चेक करते हैं। एक्स पी कुछ है, एक्स पी है, वाई आर बी है और जेड एस भी है, हाँ जेड एस भी है। तो हम लोग का ये आंसर क्या हो जाएगा, डी भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर ही होगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी दोनों होगा, ठीक है। तो नॉर्मली देखो क्या होता है कि दो आंसर नहीं होता है, जब एग्जाम में आएगा ना तो कोई भी एक ही आंसर तुम लोगों को देना पड़ेगा, वैसा ही ऑप्शन रहेगा। ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा कि ऑप्शन में बी भी है, ऑप्शन में डी भी है, ठीक है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी एंड डी। ऐसे ही देखो तुम लोग ऑप्शंस में वैसे ही दिया हुआ है, बी एंड डी। 7 का बी, एक बार चेक कर ले। 7 बी, एक्सरसाइज 7 बी, दोनों ही सही लग रहा है मुझे, क्योंकि सही है दोनों, देख लेते हैं। हाँ ये देखो बी डी, ये देखो बी डी दे रखा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोल रहा है कि x कॉमा वाई एक्स सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 5 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r इज अ फंक्शन नॉट ए फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन 1 1 मैपिंग या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखते हैं पहले यहाँ पर 2 क्या बोला है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है कि x कॉमा वाई एक्स सच दैट x प्लस वाई, एक्स कॉमा वाई पेयर में है सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई जो है वो आर में बिलोंग करेगा। अब हमें बोल रहा है क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग मान लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह से, हम लोग एक्स का वैल्यू ये ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 1 2 -1 ऐसे ले लेते हैं, और वाई का वैल्यू उस हिसाब से देखते हैं। देखो एक्स का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना निकल के आएगा, किसी एक रेस्पेक्ट में तो किसी एक वैल्यू को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स हम लोग का इनपुट होता है, वाई हम लोग का आउटपुट होता है। तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे देखो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग का 0 होगा, उस केस में वाई का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 1 होगा तो उस केस में वाई का वैल्यू हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू सपोज 2 हुआ तो y का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3, और x का वैल्यू अगर -1 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब एक्स कॉमा वाई हमें मिल गया। अगर हम लोग इसका ऐसे करके चेक करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग रिलेशन लिखते हैं। अब रिलेशन कैसे लिखेंगे, इनपुट और आउटपुट से, 0 के लिए 5, ठीक है ऐसे हो जाता है ऑर्डर्ड पेयर, 1 के लिए 4 और 2 के लिए 3 और -1 के लिए 6, ठीक है। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, और आगे और भी इनपुट लेंगे तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिलेगा ही, ठीक है। तो हर एक यूनिक इनपुट के लिए हर एक यूनिक आउटपुट है, तो फंक्शन तो है, पता चल रहा है। अब फंक्शन है, लेकिन कैसा फंक्शन है हमें देखना पड़ेगा। तो फंक्शन नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन तब नहीं होता है अगर रिपीटेशन होता है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं है, तो इसका मतलब नॉट ए फंक्शन ऑप्शन नहीं चलेगा। अच्छा अब कॉम्पोजिट का मतलब होता है वही फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, तो ये मैंने बताया नहीं, कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पर नहीं होगा। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। अभी हम वही वाला ढूंढ रहे थे, मुझे मिला नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, क्या होता है वही बताएंगे बोल के सोच रहे थे। कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन एक्टिव है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये हो गया इंडिविजुअल। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन,
तो फंक्शन का फंक्शन कैलकुलेट करना, ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। बट यहाँ पर तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। फिर दूसरा बोल रहा है वन वन मैपिंग, ये सही है। वन वन मैपिंग का मतलब वन वन फंक्शन का मतलब हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्स कॉमा वाई एक्स इक्वल टू 4। अच्छा, एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये पेयर में है, सच दैट x इक्वल टू हमेशा 4 होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, और x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक रिलेशन में बिलोंग करता है, मतलब एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन है मतलब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हुआ है, उसका सबसेट है x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर। क्या ये फंक्शन होगा? ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो भी एलिमेंट लिखोगे पेयर में, हमेशा x के वैल्यू में 4 आएगा, y के वैल्यू में चाहे कुछ भी आए, x के वैल्यू में तो 4 ही आएगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो y का वैल्यू y1 है, फिर y2 है, एग्जांपल ले रहे, कुछ और डेटा ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, y3 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा। तो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक्स कॉमा वाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है और y इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर है। ठीक है, ये फंक्शन है सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक रिलेशन बना रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा या फिर ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन इनवर्स फंक्शन, नन ऑफ दिस। चेक करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, फंक्शन हमें ये बता रहा है। अब हम लोग इनपुट आउटपुट दे के चेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं, इनपुट हम लोगों ने x का वैल्यू 1 दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हम लोग को 1 मिलेगा। x जो है इनपुट होता है, y जो है आउटपुट होता है। ठीक है, फंक्शन को f ऑफ x या y से डिनोट किया जाता है, y जो है आउटपुट है। अगर हम लोग x का वैल्यू 2 देंगे, ठीक है, x का वैल्यू अगर हम लोग ऐसे 2, अच्छा -1 दे देते हैं, एक बार -1 देंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, x का वैल्यू मैंने -1 दिया, -1 का स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू 1 देने से भी 1 आएगा। चलो, अब अगर हम x का वैल्यू 2 दे रहे हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर -2 दे रहे हैं तो भी मेरा 4 आ जाएगा। अब मेरा क्या क्या इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन बना, ये देखो, मैंने जब 1 दिया तो मुझे 1 मिला। ठीक है, मैंने जब -1 दिया तो भी मुझे 1 ही मिला। ठीक है, अच्छा, अब 1 मैंने ना 2 बार लिख दिया, 2 बार तो लिखना नहीं चाहिए आउटपुट में, रिपीटेशन तो नहीं होगा ना। यहाँ पर ऐसे 1 और 4 आया, तो ये 2 बार लिखा हुआ था उसको हटा दिया, जब 2 दिया तो 4 आया, -2 दिया तब भी 4 आया। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर कैसे देखने में हो रहा है, मतलब जो रिलेशन है वो कैसा है, रिलेशन कुछ ऐसा हो रहा है, 1 देने से 1, -1 देने से भी 1, 2 देने से 4 और -2 देने से 4। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो ये रिलेशन, क्या ये जितने सारे हमने लिखे इससे क्या पता चलता है, ये फंक्शन होगा? हाँ, ये फंक्शन होगा, ये रिलेशन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन सेकेंड एलिमेंट में है, फर्स्ट एलिमेंट में तो नहीं है, तो सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन तो अलाउड होता है फंक्शन में, तो ये फंक्शन होगा। तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, सॉरी, 5 का बोल रहा है, फोर्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, एक्स कॉमा वाई, ऐसे बोल रहा है एक्स कॉमा वाई और सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट एक्स लेस देन वाई, ऐसे बोला है, एक्स का वैल्यू वाई से कम है, और एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक रिलेशन है। ठीक है, वो एक रिलेशन है। अब ये फंक्शन है या नहीं है, या वन वन मैपिंग है या नन ऑफ दिस, हमें बताना है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। अगर
हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो हमारा जो आर है वो कैसा बना हुआ होगा, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में बना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उसमें एलिमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, एक्स कॉमा वाई होगा, सॉरी एक्स लेस देन वाई होगा। एक्स मतलब इनपुट, तो अगर 0 देंगे तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा 1 आ सकता है, ठीक है। अगर हम -1 देंगे तो ये मेरा 1 आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर 0 देने से 5 भी आएगा तो भी चलेगा। फंक्शन तो कुछ लिखा नहीं, हम ये इमेजिन कर रहे हैं एक्स हमेशा वाई से कम होना चाहिए, तो एक्स 0 है तो वाई 0 से ज्यादा होगा। 1 लिख लो, 5 लिख लो, कुछ और लिख लो, -1 है तो 1 लिख लो, 0 है तो 5 लिख लो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, एक्स और वाई में हमें चेक क्या करना है कि एक्स हमेशा वाई से कम होगा। अब यहाँ रिपीटेशन तो नहीं हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट हाँ हो रहा है ना, 0 0, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा नॉट ए फंक्शन, फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इसको और एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो 0 देने से, ये मैंने क्यों लिखा, 0 देके 1 भी लिखा, 0 देके 5 लिखा, इसका जस्ट इतना ही रीजन है लिखने का, क्योंकि हमें इतना कंडीशन फुलफिल करने के लिए बोला है फंक्शन में कि y का वैल्यू कुछ भी हो x से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो x का सेम वैल्यू के लिए y का दूसरा वैल्यू भी तो आ सकता है ना, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर और भी कुछ वैल्यूज लिख के दिखा देते हैं। जैसे देखो 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 देने से क्या y का दूसरा कोई वैल्यू नहीं आएगा, आ सकता है 5, ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन तो बोला नहीं है। तो सेम इनपुट के लिए अलग आउटपुट तो हो भी सकता है ना, कंफर्म कैसे करेंगे, -1 -2 -3 -4 ऐसा दे दिया, सभी क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं सपोज, तो ये 1 से कम सारे वैल्यूज है, ठीक है। कुछ और लिख लो, जैसे कि 0 1 2 3, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, इस तरह से। तो हमें कोई फंक्शन एक्टिविटी फंक्शन का बोला नहीं है कि हम लोग कुछ मल्टीप्लाइड इनटू करें, कंडीशन बस इतना रखना है एक्स का कोई भी वैल्यू हो, वाई का वैल्यू उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक्स लेस देन वाई, वाई का वैल्यू उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग वाई का वैल्यू ज्यादा ही दिखा रहे, एक्स का कोई भी वैल्यू, अब एक्स का वैल्यू रिपीट नहीं होगा ऐसा तो कोई कंडीशन से हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये हो गया 5th नंबर। अच्छा, अब देखो 6th नंबर। 6th नंबर में क्या बोला है, द डोमेन ऑफ 1726, ठीक है। तो 1726 डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ इनपुट, इनपुट जो है फर्स्ट पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से होता है, तो 1, 2 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक है। तो 6 का 1, 2 यानी कि आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 7th में क्या बोला है देखते हैं, द रेंज ऑफ 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0। अच्छा, क्या क्या बोला है, 3, 0, 2, 0, 1, 0 और 0, 0। तो रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ इमेज बेसिकली। तो इमेज मतलब ये लास्ट वाला, तो 0, 0, 0, 0 रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। देखो 0 4 बार थोड़ी ना लिखेंगे, मतलब रिपीटेशन बोल रहे, सॉरी, मतलब हाँ रिपीटेशन ही बोल सकते, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पर 0 ही लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार 0 लिखोगे तो ही हो जाएगा, 0, 0, 0 4 बार लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गया हम लोग का बी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। इसको गलती से भी 4 0 और सी लिख दोगे नहीं होगा, जैसे सेट थ्योरी में पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है, रिपीटेशन नहीं है अलाउड, जैसे कि फॉलो वाले में मैंने दिखाया था। अच्छा, 8th नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ, इसका रेंज या डोमेन पूछ रहा है इस फंक्शन का, ठीक है। ऐसे दे रखा है एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और हम लोग को बोल रहा है कि डोमेन और रेंज क्या होगा ये कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होगा, ये देखो डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन और रेंज, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 के तरह है बिल्कुल, ठीक है। ये देखो सेम क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या हो जाएगा ये वाला, रेंज क्या हो गया ये वाला। तो अब यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन क्या है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, नॉन नेगेटिव और रियल रियल। अच्छा देखो यहाँ पर नॉन नेगेटिव एक बात बोला है, तो यहाँ जो फंक्शन है ना इसमें हमेशा y नॉन नेगेटिव ही आएगा, y जो है वो नॉन नेगेटिव ही आएगा। y इसीलिए नॉन नेगेटिव आएगा क्योंकि हम लोग का स्क्वायर हो जा रहा है, ये देखो स्क्वायर हो जा रहा है ना x का स्क्वायर, तो y हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। तो रियल तो हर जगह पे है ऑप्शन में, ठीक है, नन ऑफ दिस
नहीं देख रहे हैं अभी, रियल हर जगह पे, रियल नंबर तो हम लोग इनपुट दे ही सकते हैं क्योंकि हमें इनपुट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला है, लेकिन आउटपुट हम लोगों का हमेशा नॉन नेगेटिव में ही आएगा। तो ये मेरा परफेक्ट आंसर है जहां पर मेरा मैच हो रहा है, ठीक है, बी, ऑप्शन बी, क्योंकि ये मेरा, ऐसे लिख देते ऑप्शन बी, डोमेन जो है ये मेरा रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में सारे नंबर्स कवर होते हैं, कोई भी चीज हम लोग इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट हम लोग का हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, और 9th नंबर और 2 करवा देते हैं, 9th और 10th। लेट डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट 1, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है डोमेन मतलब इनपुट सेट एक्स का है 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स वैल्यू इक्वल टू 1, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 1 वैल्यू हमें एज ए आउटपुट दे सकता है, ठीक है। डोमेन का मतलब हो गया, ये देखो डोमेन जो है वो है 1, मतलब ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमें इसका वैल्यू 1 देगा। अब पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स में 1 अगर इनपुट देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जी ऑफ एक्स है इसके साथ 1 इनपुट देंगे तो 1 होगा, बाकी में नहीं होगा, देख लो। पहला बात है ये तो गलत है, एफ ऑफ ए बोल के कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें एक्स बोला है इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे भी 1 - 1 करने से 0 हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है, और इसमें a इनपुट देने बोला है, बट हमारे पास तो a का कोई फंक्शन ही नहीं है, हमारा फंक्शन f ऑफ x होगा क्योंकि x इनपुट है, और इसमें अगर पुट करोगे तो ये 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब हम लोग का 9th का आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो 9th का आंसर हम लोग a लिखेंगे, a, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, और g ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू, ये भी 1 आ रहा है। और लास्ट अभी आज का 10th नंबर, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ -1 क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ -1 क्या होगा, क्या करना है, एक्स के जगह -1 इनपुट देना है और कुछ नहीं, एफ ऑफ -1 क्या होगा, तो यहाँ पर इनपुट देंगे -1, तो ये इस फंक्शन पे भी काम करेगा, तो एक्स का वैल्यू -1 लिखेंगे, तो 1 1 माइनस माइनस में +1, तो 1/2, देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं 10th का, हाँ बी 1/2, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब बाकी यहाँ 11 से लेके 20 तक है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 से लेके 20, ये होमवर्क कर सकते हो क्योंकि फंक्शन तो हम लोगों ने सारा ही देख लिया, एक्सेप्ट कॉम्पोजिट फंक्शन अगर आएगा तो वो हम लोग करेंगे, और आज यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है।